एक घर के अंदर बंद करके 8 महिला और 2 बच्चों को जलाया गया। किसी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता है। पूरे पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल में केंद्रीय हस्तक्षेप चले। बंगाल में आज मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं। আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে অন্যায়, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। वीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। नमस्कार, मैं हूं नगमा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा और 8 मौतों ने ममता सरकार को कटघरे में कर दिया है और सवाल है, ममता बनर्जी सरकार को क्या इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? इस मामले की आंच आज संसद तक पहुंची। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी तो बना दी है, लेकिन बीजेपी ममता के इस्तीफे की मांग कर रही है। ममता बनर्जी ने हिंसा के पीछे विपक्षी दलों का हाथ होने के संकेत दिए हैं और ममता बनर्जी ने कोलकाता के एक सरकारी कार्यक्रम में यह कहा कि हम सरकार चला रहे हैं, हम हत्या, खून खराबा और बम विस्फोट हो ऐसा क्यों चाहेंगे? इस तरह की चीज जो सत्ता में नहीं है उनकी तरफ से सरकार को परेशान करने और हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ममता ने कहा कि वो गुरुवार को बीरभूम के रामपुर हाट का दौरा करेंगी और इसी मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने रामपुर हाट इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से एक टीम आगजनी की घटना की जगह से नमूने इकट्ठा करने भेजी जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि कोई भी सबूत नष्ट न होने दें। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को पश्चिम बंगाल की बीरभूम के रामपुर हाट में आगजनी की घटना पर 24 घंटे के अंदर स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बंगाल की बीजेपी ने यहां पर राष्ट्रपति शासन की भी मांग की है और आरोप लगाया है कि ये जो हत्याएं हुई हैं वो बंगाल की जो एक लंबा इतिहास रहा है राजनीतिक हिंसा का, उसी सिलसिले में उसी कड़ी में एक और घटना है। इस हिंसा पर संसद में भी हंगामा रहा। बीजेपी ने बंगाल में हुई हिंसा का मुद्दा लोकसभा में उठाया। बीजेपी सांसदों ने संसद के बाहर गले में पोस्टर लटकाकर विरोध जताया और केंद्र से दखल की मांग की। तो ममता बनर्जी को इस्तीफे देना चाहिए। उनमें कोई मोरल, उनके राइट नहीं है इस पद पे बने रहने का। हम डिमांड कर रहे हैं, एक तो इसका सीबीआई प्रोब हो, इंक्वायरी हो और उसके साथ सेंट्रल इंटरवेंशन की जरूरी है। इट वाज ए इंटरनल फाइट amongst the families itself। बीरभूम में एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में भीड़ ने कुछ घरों में आग लगा दी। खबर है कि इस हिंसा में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। গন্ডায় গন্ডায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে অন্যায়, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। इस बीच बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट करके सरकार पर हमला किया है। भयानक हिंसा और आगजनी की घटना से संकेत मिलता है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले है। अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। इस बारे में चीफ सेक्रेटरी से मैंने रिपोर्ट तलब की है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ है। हालांकि यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह मामला आपसी रंजिश का था या फिर इसमें कोई राजनीतिक साजिश थी। राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, खासकर पश्चिम बंगाल में तो यह एक आम बात है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय मिलता है या नहीं। रही बात भाजपा की, तो वह इस मुद्दे को भुनाएगी ही। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन,
एनडीटीवी इंडिया। तो इस मामले में काफी बयानबाजी हुई है, तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आज आई हैं यहां पर दिल्ली में भी। बंगाल में जो ये हिंसा आज हुई है जिसे लेकर आज यहां पे दिल्ली में भी तमाम प्रतिक्रियाएं आई, वो बंगाल का अगर इतिहास देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है। तमाम जो पत्रकार इसे कवर करते रहे हैं, तमाम जो जानकार हैं, वो यही कहते हैं कि बंगाल में हिंसा का दौर जो है वो पुराना रहा है। तो हिंसा का दौर तो नक्सल आंदोलन से ही बंगाल में चल रहा है। इस सदी की शुरुआत में सीपीएम के राज में भी, जब सीपीएम बंगाल की सत्ता पे काबिज रही, तो हिंसा वहां पे लगातार जारी रही। तो एक सिलसिले से नजर डालिए कि बंगाल में दरअसल हिंसा जो है, राजनीतिक हिंसा, वो किस तरह से चलती रही है। और शुरुआत अगर हम कुछ 20 साल पहले, 21 साल पहले से ही कर ले तो 27 जुलाई 2000 की घटना है। 11 भूमिहीन मजदूरों की बंगाल में हिंसा हुई और सीपीएम कार्यकर्ताओं ने इन्हें मार डाला। तो ये 2000 की बात है। उसके बाद 2003 में पंचायती चुनावों में 76 मौतें हुई। 76 मौतें पंचायती चुनावों में। 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस ने 14 तृणमूल कार्यकर्ताओं को गोलियों से भून दिया। 2008 पंचायती चुनावों में हिंसा में 20 लोगों की मौत हुई। 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन क्या हालात बदले? हालात वही रहे। फरवरी 2012 में 2 सीपीएम नेताओं की पीट कर हत्या हुई। 2011 पंचायती चुनावों के बाद 9 महीनों में हिंसा में 56 लोगों की मौत हुई। 2013, ये सब पंचायती चुनावों में हो रही हिंसा की बात है। 2013 में पंचायती चुनाव में 39 लोगों की मौत हुई। 2018 के पंचायती चुनाव में 10 लोगों की मौत हुई। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, तो इस चुनाव में 11 लोगों की मौत हुई और एक 2 साल का बच्चा भी मारा गया। जो ये मौजूदा घटना आज हुई है बीरभूम में, जो घटना हुई उसके बाद एक शख्स की हत्या हुई और कहा जा रहा है कि उसके बाद ही इन घरों में आग लगाया गया, जिसमें 8 लोगों की बात है कि मारे गए हैं। उस घटना पर अब प्रधानमंत्री भी सामने आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इस हिंसा पर दुख जताते हुए सख्त कार्रवाई करने को कहा है और केंद्र की तरफ से राज्य को हर सहायता का आश्वासन दिया है। मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। तो प्रधानमंत्री ने इस मामले पर सख्त बयान दिया है और राज्य सरकार से ये उम्मीद जताई है कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन इसके पहले वहां बंगाल में देखिए कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में किस तरह की तकरार हुई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री का आमना सामना कई बार हुआ है और बयानबाजी कई दफा हुई है पहले भी, और इस दफा भी वही देखा गया है कि सीएम और राज्यपाल जो हैं वो इस मामले में आमने सामने हैं। तो राज्यपाल ने कहा है कि रामपुर हाट में बर्बर और भयावह नरसंहार हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये राज्यपाल का जो बयान है वो राजनीतिक बयान है, इसे किसी घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। ये राज्यपाल ने कहा है क्योंकि इसके पहले एक टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी नेता
कह सकते हैं उनकी हत्या यहां पर हुई है कथित तौर पे, लेकिन राज्यपाल ने कहा है कि इसे किसी घटना से नहीं जोड़ा जा सकता जो अब आग लगी घरों में आग लगाई गई। ममता बनर्जी का जवाब है कि संघीय ढांचे के लिए इस तरह का जो रुख है वो सही नहीं है। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री का ये जवाब है कि तमाम बड़े पुलिस अफसर इसमें लगे हुए हैं, एसआईटी लगी हुई है और जो जांच है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार मोनिदीपा बैनर्जी। मोनिदीपा, एक लंबे समय से बंगाल की राजनीति पर नजर रखे हैं आप और बंगाल की राजनीति को आप कवर कर रही हैं। हम बंगाल में हुई आज की हिंसा को देखें तो सबसे पहले तो इस हिंसा पे काफी राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। इसे एक तरह से केंद्र बनाम राज्य सरकार के तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि गवर्नर और मुख्यमंत्री भी आमने सामने दिखते हैं। पर बंगाल की जो पॉलिटिकल वायलेंस है मोनिदीपा, उसका एक लंबा इतिहास रहा है और तमाम वरिष्ठ पत्रकार जानकार इसी बात की ओर इशारा करते हैं। आप इस घटना को कैसे देखती हैं? जी, ये जो पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में हुआ है इन द पास्ट, उसके साथ शायद ये जो परसों का घटना, मंडे का जो घटना घटा रामपुर हाट में, उसमें थोड़ा सा फर्क जरूर है। ये मैं आपको थोड़ा बताऊं। वो है कि पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में हुआ है जब दो अलग अलग पार्टीज में क्लैश हुआ है। बीजेपी बनाम तृणमूल या तृणमूल वर्सेस सीपीएम, ऐसे क्लैशेस उनका एक हिस्ट्री जरूर है पश्चिम बंगाल में। जैसे आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स के आपने लिस्ट बनाया, उसमें से वो उभर आता है। एक चीज मैं वैसे आई लाइक टू करेक्ट यू, 14 मार्च 2007 जो नंदीग्राम में घटना घटा, वो जो फायरिंग हुआ पुलिस के द्वारा, वो फायरिंग हुआ ऑन ऑर्डिनरी विलेजर्स, फार्मर्स। वो तृणमूल वाले थे ऐसा एटलीस्ट 2007 में ऐसा नहीं था। बट ये जो रामपुर हाट, अगर हम वापस आए, रामपुर हाट में जो घटना घटा है, ये कोई दो अलग राइवल पार्टीज के बीच नहीं हुआ है। इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल क्लैश। जो हमें जो खबर आ रही है जमीन से, फ्रॉम द ग्राउंड, वो है कि ये एक फिनेंशियल, इकोनॉमिक एक फाइट है। एक ही पार्टी के लोग, उनके बीच ये एक लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये बीरभूम जिले में एक हिस्ट्री है वायलेंस का। वहां पे बाली खादान या सैंड माफिया और स्टोन चिप माफिया, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो वायलेंस हमने सोमवार को देखा, that was probably a result of that and not a direct political violence as in BJP versus Trinamool. बीरभूम जिले में तो बीजेपी है ही नहीं अभी, सो ऐसा कोई फाइट नहीं था। शायद वो लोकल जो वहां पे इश्यूज हैं उसको लेके ये लड़ाई उभर आया। एक तृणमूल पंचायत लीडर का मर्डर हुआ और उसी के बाद एक रिटेलिएशन या रिवेंज का एक एक्शन हुआ और एक फैमिली, एक राइवल फैमिली जो शायद बेनिफिट करते थे फ्रॉम सैंड माफिया, फ्रॉम इलीगल स्टोन चिप माइनिंग, उनके फैमिली के लोगों को, ज्यादातर बहुत सारे लोग उनके फैमिली के थे, उनको मार दिया गया एक घर में बंद करके, आग लगा के। बहुत ही दुखद है। अब इसका जो पॉलिटिकल, हाँ जी बताइए। ये जो दोनों घटनाएं हैं जिसको राज्यपाल ने जिस पर बयान दिया कि इनको जोड़कर नहीं देखना चाहिए, मतलब पहले एक तृणमूल पंचायत लीडर की हत्या और उसके बाद जो जलाने की बात आई है, ये दोनों आप कह रही हैं कि आपस में जुड़े हुए हैं और बिल्कुल जैसा बता रही हैं कि ये शायद पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, ये एक तरह से इकोनॉमिक, ये आर्थिक वहां पर दबदबे की बात है। तो जो पहले मारे गए जो पंचायत नेता थे तृणमूल के, वो किस तरह के, कहा जाता है कि काफी दबंग वो इस इलाके में थे और बहुत सारी चीजों पर उनका काफी कंट्रोल हो गया था। तो मोनिदीपा, उसके बारे में क्या, भादु शेख नाम शायद जिनका था, क्या जानकारी है? जी, भादु शेख वहां पे उप पंचायत प्रधान थे और उनका काफी इलाके में डोमिनेशन था। वो बिलोंग करते थे जो जिला के तृणमूल नेता हैं अनुब्रतो मंडल, उस कैंप के आदमी थे। उनका काफी बहुत सारे इलाकों में उनका इंटरेस्ट था। अब ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट कहा जा रहा है, पैसे बनाने की जो इंटरेस्ट, और क्रूड फॉर्म में अगर आप कहें तो बाली
या सैंड बेच के पैसा उठाना या स्टोन चिप बेच के पैसा उठाना, इस सब से वो शायद जुड़े थे। और इसको लेके भागा भागी ये सब लेके दो ग्रुप्स में एक समस्या आ खड़ी, जिसके कारण उन्हें हत्या किया गया। और उनकी हत्या के बाद एक रिवेंज किलिंग, रिटेलिएशन किलिंग हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जल के उनकी मौत हो गई। सो इट इज मोर देन अ पॉलिटिकल और इंट्रा पार्टी वायलेंस, इट इज वायलेंस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक मनी इंटरेस्ट। इकोनॉमिक बोलना भी गलत है, मनी, पैसा बनाने का जो इंटरेस्ट है उसको लेके शायद कुछ समस्या खड़ी थी, जिसके लिए ये हॉरिफिक वायलेंस। तो मोनिदीपा, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि ये जिस तरह अभी केंद्र में, दिल्ली में भी, संसद में जैसे बयान इस पर आए और बंगाल बीजेपी मांग कर रही है ममता बनर्जी के इस्तीफे की, वो तो जाहिर है क्योंकि विपक्ष है और वो कहेगी, या राष्ट्रपति वहां पे गवर्नर्स रूल की बात अगर करी जा रही है, तो ये ऐसा यहां पे पेश किया जा रहा है कि टीएमसी बनाम बीजेपी ये मामला है और वहां पे भी गवर्नर और सीएम में जिस तरह का टकराव है, ममता बनर्जी इस कोशिश में है और उन्होंने कहा भी कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और उसकी जांच उस तरह से होगी। तो ममता बनर्जी सरकार की इसमें कितनी जिम्मेदारी बनती है और क्या आप देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ के अब वो टीएमसी बनाम बीजेपी ही होता जा रहा है? जी जरूर। अगर आप 2 दिन से देखें, आप ट्विटर में देखेंगे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, बीरभूम, ये सब ट्रेंड कर रही हैं। और बीजेपी के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का, जिससे वो तृणमूल को अटैक कर सकते हैं। ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच जो रिलेशनशिप है वो तो बड़ा ही खट्टा है, बहुत दिन से है। और गवर्नर साहब उनके राजभवन में बैठ के उन्होंने कहा है कि मैं चुपचाप तो बैठ नहीं सकता, तो वो भी उतर पड़े हैं। अब ममता बनर्जी का जो कहना है, और वो कल जा रही हैं रामपुर हाट में, ममता बनर्जी का कहना है दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू। और अगर आप देखें, एक ये क्रिमिनल मैटर है, नॉट अ पॉलिटिकल मैटर। और ममता बनर्जी चाहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी लगा के इस समस्या का जरूर समाधान करे, ताकि जो मारे गए हैं उनके फैमिलीज को जस्टिस मिले। तो ममता बनर्जी अपनी जगह से ठीक है और बीजेपी भी नेचुरली पॉलिटिकल फायदा उठाएगी इसका। पर द समस्या ये है कि एक तो पश्चिम बंगाल में एक हिंसा का हिस्ट्री आपने पढ़ा पूरा लिस्ट, और दूसरा है कि एक्चुअली कुछ दिनों में ही वेरी रिसेंटली अबाउट विद इन द लास्ट 10 days 10 दिनों में कुछ बहुत सारे घटनाएं घटी हैं। एक आध पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं, बहुत ब्रूटल। एक पानीहाटी में कोलकाता के पास, दूसरा पुरुलिया जिले में जहां पे एक काउंसलर मारे गए कांग्रेस पार्टी के। पानीहाटी में तृणमूल के ही काउंसलर बहुत ब्रूटली उनको एकदम क्लोज अप फायर करके उनको मार दिया गया। ये घटना ऑलरेडी घटी थी। उसके बाद कोलकाता में भी छुट-फुट कुछ घटना घटी हैं ये पिछले 10 दिनों में। और इसके बाद ये जो रामपुर हाट का घटना घटा है, इसको लेके अब बीजेपी जरूर सड़कों पे उतर रही है। और ममता बनर्जी का जरूर एक टफ चैलेंज है कि इसको वो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से कंट्रोल करे और देखे कि बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज ना निकाल पाए। जरूर एक टेंशन पश्चिम बंगाल में इसको लेके चल रहा है। धन्यवाद आपका मोनिदीपा, इस पूरे आंकलन के लिए, बताने के लिए कि क्या कैसे हो रहा है यहाँ पर। और जाहिर है कि एक कड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के सामने। ममता बनर्जी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और किस तरह कानून व्यवस्था बनाए रखें, वो भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये बीजेपी बनाम टीएमसी मामला है और राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास तो रहा ही है। इसके पहले भी, कुछ दिनों पहले भी कुछ हिंसाएं हुई हैं, जिसकी वजह से अब सड़कों पर है विपक्ष के इस मामले में इंसाफ हो। तो प्राइम टाइम में हमारा अगला मुद्दा रूस और यूक्रेन की जंग, और क्या वहां अभी तक हुआ है पहले आपको ये बता दें। वैसे हाल में ताजा खबर ये कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंशियल सलाहकार हैं, उनका ये अंदाजा है कि अप्रैल के आखिर तक रूस का जो आक्रमण है, रूसी हमले की तेजी में कमी आएगी। यूक्रेन का ये दावा है कि रूस अपनी 40% हमलावर सेना को इस लड़ाई में खो चुका है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का अंदाजा है कि यूक्रेन का जो समंदर पे बसा शहर है मारियोपोल, वहां पे अब भी 1 लाख लोग
हैं। रूस के आक्रमण को लगभग 1 महीने हो गए हैं और मारियोपोल शहर जंग की तबाही का सबसे बुरा असर झेल रहा है। यहां पर जमीन से हमले हुए, आसमान से हमले तो हुए ही हैं, मारियोपोल पर नौसेना का हमला भी हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में मारियोपोल शहर की तबाही की तस्वीर जो है वो और साफ हो रही है। यहां पे जलते हुए रिहायशी इलाके नजर आते हैं, अपार्टमेंट्स में आग लगी हुई है। साथ ही खबर है कि ताजा खबरों में एक मेटलर्जिकल फैक्ट्री में भी आग लगाई गई है। इस समय भी यूक्रेन की सेना मारियोपोल पर रूस के कब्जे को रोकने की हर कोशिश में लगी है। यानी मारियोपोल पर पूरी तरह से रूस की सेना का कब्जा नहीं हुआ है, यूक्रेन की सेना की तरफ से उसे प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन ने यह आरोप भी लगाया है कि रूस ने पूरे समंदर किनारे जो बसा शहर है मारियोपोल, वहां पे खाना और जो दूसरी जरूरी चीजें लेकर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वॉय जा रहा था उसको भी रोका है और 15 रेस्क्यू वर्कर्स को बंदी बना लिया है। एक स्थायी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही थी ताकि मारियोपोल के लोगों को मदद पहुंचाई जाए, लेकिन इसके लिए रूस रजामंद तो हुआ, पर उसने हर संभव कोशिश ये की है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है वो नाकाम रहा। इस बीच खबर आई है कि रूसी सेना ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक नई लैब को भी तबाह कर दिया है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस दौरान गुरुवार को नेटो के होने वाले शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। जेलेंस्की पिछले दिनों अलग अलग देशों की पार्लियामेंट में बोलते हुए नजर आए हैं। जेलेंस्की ने इधर इटालियन संसद को भी संबोधित किया है और इटालियन संसद को संबोधित जब वो ऑनलाइन कर रहे थे तो उन्होंने पश्चिमी देशों से रूस पर और प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यूक्रेन की इस जंग में चेचन समर्थन उसे मिल रहा है। चेचन नेता रमजान कादिरोव ने सोशल मीडिया टेलीग्राम पर यह पोस्ट किया है कि और भी चेचन लड़ाके यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। अब इस जंग का जो कूटनीतिक पहलू है वो देखते हैं। कूटनीतिक स्तर पर पोलैंड के बाद अब बेलारूस ने भी रूस के राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। कुछ राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है और इससे पहले पोलैंड ने 45 रूसी राजनयिकों को देश से निकाला था। इस बीच जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधी बातचीत में ये चेतावनी दी है कि वो किसी भी हाल में जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन हैं, हथियार हैं, उनका इस्तेमाल ना करें यूक्रेन की इस लड़ाई में। साथ साथ रूस के राष्ट्रपति ने यह ऐलान कर दिया है कि वो सारे ऐसे देशों से जो उसका साथ नहीं दे रहे, जो अनफ्रेंडली देश हैं, उनसे वो नेचुरल गैस की कीमत अब रूस की करेंसी रूबल मिलेगी। ये याद रखना जरूरी है कि रूस के ऊपर पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। रूस को ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से निकाला गया है और ऐसे में जो रूस की करेंसी है रूबल, वो काफी नीचे गिरी है। लेकिन अब ये ऐलान कर दिया है पुतिन ने कि वो अपने गैस की कीमत रूबल में ही लेंगे। साथ ही दिलचस्प है कि इंडोनेशिया में रूस की राजदूत ने यह पुष्टि की है कि पुतिन G20 समिट में भी शामिल होंगे, जो इंडोनेशिया में साल के आखिरी महीनों में होने वाला है। और ये ऐसे समय में बयान आया है जब रूस को सारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से अलग करने की बात हो रही है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि जापान यूक्रेन की मदद के लिए और भी तैयारी कर रहा है और साथ ही रूस पर और सख्त प्रतिबंध को वो लगाने वाला है, जो वो ब्रसल्स में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के सामने रखेगा। इन सब के बीच भारत की रूस और यूक्रेन पर भारत का जब तक रुख रहा है उस पर एक बार फिर दुनिया की नजर होगी। पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ा है और इसी सप्ताह जब UNGA की एक बैठक होगी जिसमें फ्रांस और मेक्सिको यूक्रेन की मानवीय त्रासदी पर एक प्रस्ताव लाएंगे जिस पर वोटिंग होगी, तो इसमें भारत के लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है कि भारत का क्या इस पर रुख रहेगा। तो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, जो यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर हैं JNU में। धन्यवाद आपका प्रोफेसर सचदेवा। भारत के रुख के बारे में आपसे समझना चाहते हैं कि एक बार फिर से UNGA में जब इस पर वोटिंग होगी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर, जिसका प्रस्ताव मेक्सिको और फ्रांस ला रहा है, बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि भारत का रिस्पॉन्स जो है अब तक, बाकी अगर क्वाड के देश भी देखें तो उसमें भारत ही है जिसका रिस्पॉन्स बहुत साफ नहीं रहा है
रूस के पक्ष में, लेकिन रूस को क्रिटिसाइज भी नहीं करता रहा है, तो उन्होंने उसे शेकी कहा। भारत पर किस तरह का फोकस एक बार फिर या दबाव बढ़ रहा है एक साफ स्टैंड लेने के लिए? ये बात सही है कि जब से अब 1 महीना हो गया है युद्ध चलते हुए, भारत के लिए बहुत ही दुविधा की स्थिति है। उसमें भारत संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कतें भारत की बढ़ रही हैं। अब ये हम सबको पता है कि भारत के बहुत ही पुराने गहरे संबंध है रूस से, और भारत के पश्चिम के देशों के साथ भी संबंध बहुत गहरे हुए हैं पिछले कई सालों में। अब पहले 2-3 हफ्ते तो पूरा ध्यान जो था भारत का वो लगा हुआ था जो भारत के छात्र वहां पे फंसे हुए थे उनको निकालने में। अब वो ऑपरेशन तो पूरा हो गया है। अब क्योंकि भारत अभी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर भी है, तो जैसे ही कोई भी बात वहां पे नई डेवलपमेंट होती है तो भारत को तुरंत उसके ऊपर स्टैंड लेना पड़ता है। तो उसमें दुविधा तुरंत बढ़ती है, और भारत के लिए कैसे संतुलन बनाए। और ये भी बात निश्चित तौर से सही है कि पश्चिम के देशों की ओर से, जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में कितने यूरोप के जो हैं विदेश मंत्री यहाँ पे आए हैं, और अमेरिका के जो वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, और पूरा जो भारत के सरकार के जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, नेता हैं, उनके साथ संपर्क जो विदेशी नेता हैं वहां पे पश्चिम के देश, वो हम बनाए हुए हैं कि आप अपना स्टैंड पहले से कुछ उसको और बदलाव लाए, उसमें कुछ बदलाएं लचीलापन आए। तो आपको क्या तो लगता है कि क्या गुंजाइश है? ये है कि भारत आपको क्या लग रहा है कि भारत का जो अभी तक स्टैंड रहा है, क्या इसमें किसी तरह की बदलाव की गुंजाइश है? जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अभी तक शेकी रहा है रिस्पॉन्स, और ये एक अमेरिका के टॉप डिप्लोमैट ने कल कहा एनडीटीवी से बातचीत में कि भारत को उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, तो क्या ये भारत के लिए मुमकिन भी है? क्योंकि भारत के, जैसे आपने कहा, अपने रिश्ते हैं रूस के साथ में, भारत को अपने हित का ध्यान रखना है। वैसे में क्या ये मुमकिन है भारत के लिए कि वो अपने स्टैंड में कोई बड़ा बदलाव ला सके? नहीं, मुझे लगता है कोई इतनी जल्दी से कोई बहुत बड़ा बदलाव भारत के बयान में नहीं आ सकता है। ये बात सही है कि जैसे आप पहले बयान से तीसरे चौथे बयान तक देखें तो उसमें थोड़ी सी कड़ाई पहले से ज्यादा हुई है, कुछ और वर्ड उसके अंदर जोड़ दिए गए हैं, लेकिन कोई फंडामेंटल चेंज भारत की स्थिति में, क्योंकि भारत अपने आप को तटस्थ दिखाना चाहता है, और हमारे जो गहरे रक्षा से और बाकी सारे संबंध हैं रूस के साथ, वो इतनी जल्दी से कहीं बदल नहीं सकते हैं। और भले ही अमेरिका ने भारत को ये कह दिया हो कि आप हथियार हमसे ले सकते हैं, लेकिन ये चीजें रातों रात नहीं बदलती हैं। ये हो सकता है कि लंबे समय में धीरे धीरे एक बड़ी वजह है, क्योंकि ये एक बड़ी वजह होगी भारत के लिए, क्योंकि हमारा जो हथियारों का जो डिपेंडेंस है वो रूस पे काफी है, 60%, और इसके अलावा जो तेल की हमारी जरूरत है वो भी अभी भी रूस के साथ डील हुई है, तो भारत के हित हैं इसमें। तेल का तो भारत कोई रूस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, हालांकि रूस एक बहुत बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है, और भारत 80% से ज्यादा जो भारत से बाहर से इंपोर्ट करता है, लेकिन हम रूस से कोई ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन रूस में जो सारी दिक्कत हो रही है उसकी वजह से सिर्फ ये है कि जो तेल के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं, उसकी हमारे ऊपर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन भारत ने जो थोड़ा डिस्काउंटेड तेल रूस से खरीदा भी है, वो सिर्फ अभी तक सिर्फ 2-3 मिलियन बैरल का है, वो भी मई में आने वाला है। तो वो 3-4 मिलियन तो एक दिन का भी हमारा उसका कोई कंजम्पशन नहीं है, तो वो कोई बहुत बड़ी तेल वाली बात अभी नहीं है। लेकिन ये हो सकता, अब भारत के लिए सबसे पहली बात है कि जो अभी नए हथियार आने वाले हैं उसकी पेमेंट कैसे होगी, उसके बाद जो कुछ फर्टिलाइजर्स हैं, उसके बाद जो और एडिबल ऑयल्स वगैरह जो भारत वहां से खरीदता रहा है, वो हमारे एक रूबल ट्रेड का अग्रीमेंट तो हुआ है एक तरह से। और वैसे ये दिलचस्प है कि पुतिन ने आज कह दिया कि यूरोप में भी जो देशों को वो गैस देंगे, जो अनफ्रेंडली नेशंस हैं, उनसे वो रूबल में ही भुगतान करें। वो नहीं, भारत के लिए उसमें रूबल ट्रेड एग्रीमेंट करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने तो दशकों से रूपी ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ किया था। और 93 में जब वो एग्रीमेंट बंद भी हो गया था रूस के साथ, उसके बावजूद भी जो पुराना हमने उनको देना, जो लोन लिए हुए थे डिफेंस और सिविलियन लोन, उनको अगले 10-15 साल तक हम रुपए में ही रूस को देते रहे थे।
लेकिन सिर्फ परिस्थितियां बदल गई हैं। उसमें यह है कि अभी जो रूस के, क्योंकि करेंसी बहुत तेजी से डेप्रिशिएट हो रही है और इतने सैंक्शन है, तो उसमें किस तरह से उसको जो रुपये का और रूबल का जो रेट बनाया जाएगा उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि पहले ईयरली हम उसका नेगोशिएशन करते थे, लेकिन हो सकता है किसी तीसरी करेंसी के साथ उसका रेफरेंस कर, तो वो एक मैकेनिज्म बनाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम भारत के लिए शायद नहीं है। लेकिन वो भारत और रूस के बीच में जो हमारे जो व्यापारिक संबंध है उसको किस तरीके से बचाना, वो भारत बचा सकता है और अपने जो पेमेंट्स है वो भी दे सकता है, डिफेंस की भी। लेकिन प्रभाव सिर्फ जो दूसरा पड़ रहा है भारत के ऊपर पश्चिम के देशों की ओर से, कि आप अपनी जो स्थिति है वो आप रूस को कंडेम करिए और उसके तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत भारत के लिए है। तो उसमें इस बदलती हुई परिस्थिति के अंदर भारत सिर्फ यही चाहेगा कि शायद ये जितनी जल्दी हो जाए वहां पे ये युद्ध कोई विराम की स्थिति आए और उसके अंदर दबाव भारत के ऊपर सीधा नहीं पड़े। तो ये स्थिति, लेकिन जब तक वहां पे क्योंकि खिंचता चला जा रहा है और नई वहां पे आप देखिए लाखों की तादाद में 3 मिलियन से ज्यादा शरणार्थी वहां से जा चुके हैं और वहां पे सारा जो तबाही मची हुई है उसके चलते भारत के ऊपर दबाव और ज्यादा बढ़ रहा है। तो यही यूएनजीए में एक दफा फिर जब इस पर वोटिंग होनी है जिसमें फ्रांस और मेक्सिको प्रस्ताव लाएंगे वहां के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे, तो दुनिया की निगाह एक बार फिर भारत के ऊपर होगी कि भारत इस समय क्या स्थिति में अपने कोई बदलाव करता है और क्या वो उससे कंडेम करता है। धन्यवाद आपका प्रोफेसर सचदेवा इस चर्चा के लिए। और रूस यूक्रेन की इस जंग में यूक्रेन से जो भारतीय छात्र लौटे हैं वहां पे कर्नाटक के छात्रों के लिए कर्नाटक की राज्य सरकार ने स्थानीय मेडिकल कॉलेजों में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करने की कोशिश की बात की है ताकि उनकी पढ़ाई बीच में न रुके। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के कॉलेजों ने भी अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और छात्रों को इससे काफी आसानी हो रही है। यूक्रेन से लौटे 700 छात्र स्थानीय मेडिकल कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, इसके लिए एक समिति बनाई गई है जो रास्ता निकालेगी कि किस तरह एमबीबीएस के अलग अलग वर्ष के छात्रों को स्थानीय मेडिकल कॉलेजों का हिस्सा बनाया जा सके। We have 60 colleges in Karnataka. कर्नाटक में 60 मेडिकल कॉलेजेस हैं। हमने फैसला किया है कि इन सभी कॉलेजेस में आप अपनी पढ़ाई जाकर जारी रखें। हालांकि हम उन्हें दाखिला नहीं देंगे या अनऑफिशियली वो पढ़ाई जारी रख सकते हैं। Local colleges, of course, it is not going to be officially, admitted or anything. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और पिछले 15 दिन से हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। बहुत स्मूथली चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस। जैसे यूक्रेन के कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है, इससे छात्र भी खुश हैं। तो स्मूथली चल रहा है। हर रोज 4 क्लासेस होते हैं हमारे, जो 1.5 घंटे का होता है और जब तक वॉर सिचुएशन वहां पर कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक हम लोग का ऑनलाइन चलेगा। गवर्नमेंट को एक चीज देखना जरूरी है कि क्योंकि जो यूक्रेन बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी पूरी पढ़ाई 30 से 35 लाख में खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ जो पैसा लगता है वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लगता है। तो क्या गवर्नमेंट अगर कुछ सोल्यूशन निकालती भी है तो 30-35 लाख में पढ़ाएगी या 1.5 से 2 करोड़ मांगेगी? क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ से जाते हैं वो सब मिडिल क्लास के होते हैं, उनको इतना फीस देना पॉसिबल नहीं होगा। यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर दी है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस प्रैक्टिकल का विकल्प नहीं हो सकते। ऐसे में देखना है कि समिति क्या सुझाव देती है। साथ ही सवाल फीस का भी है, क्योंकि कोई भी कॉलेज मुफ्त में तो छात्रों को पढ़ाएगा नहीं। ऐसे में फीस कौन देगा, छात्र या फिर राज्य सरकार? बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।